इवनिंग। ध्यान दिया जाए, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दोनों के बीच रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करेंगे। बहुत ही ये आसान टॉपिक है, ध्यान दिया जाए। इसके क्वेश्चन सिंपली ही सॉल्व हो जाता है। आज का टॉपिक है इम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान दिया जाए, अगर ग्लूकोज को लिया जाए, ग्लूकोज की बात किया जाए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग जानते हैं, C6H12O6। अगर इसमें देखा जाए कॉमन क्या हो सकता है, अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशियो को देखेंगे 6:12:6, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाए, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, 1:2:1 आएगा, राइट? यस सर। इसको बोलते सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स of each element in a compound। ध्यान दिया जाए, तो क्या किया जाए, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, अगर इसको ले लिया जाए तो C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा और O भी 1 हो जाएगा, CH2O। तो क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले को बोलेंगे इम्पीरिकल फार्मूला। क्या बोल जाएगा इसको, इम्पीरिकल फार्मूला। बेंजीन की बात करें C6H6, कॉमन क्या है, 6 है, 6 से डिवाइड कीजिए C1H1, तो CH क्या हो जाएगा, इम्पीरिकल फार्मूला और बेंजीन हो जाएगा। तो बोला जाए इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इम्पीरिकल फार्मूला को, इसको ही लेकर सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। यहां से ऑडियो नहीं आ रहा था, हम यही बताए हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी के भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो एक्चुअल एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उस मॉलिक्यूल के एक्चुअल एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन तो हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूले को राइट कर लिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 6:12:6 है। जो कॉमन फैक्टर होता है उससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और इसको बोला जाएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। और इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स को ले लेंगे और इसको कहाँ राइट कर देंगे, राइट सबस्क्रिप्ट में, यहां पर नीचे, तो C1H2O1, यही क्या हो जाएगा, इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ ए
ग्लूकोज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं empirical formula of a compound is defined as the formula of a compound that express, किसको एक्सप्रेस करेगा? the simplest whole number ratio of atom, किसको? the simplest whole number ratio of atoms of each element present in one molecule of a compound, present in one molecule of a compound. क्लियर? कोई रटना नहीं है। हम यहां से देख रहे हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। इसी को जोड़ दीजिए तो क्या बोलेंगे? empirical formula is empirical formula of a compound is defined as the formula of the compound which represent बोले या which express the simplest whole number ratio of atoms of each element in one molecule of the compound. क्लियर है? बोला जाए? कुछ करना ही नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को ले लीजिए, जो कॉमन है उससे डिवाइड कर दीजिए, बस वही हो जाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसका इंपेरिकल फार्मूला HO कॉमन फैक्टर क्या है? 2 से डिवाइड कर दीजिए, Hb1 हो जाएगा, OB1 हो जाएगा, HO क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, K2Cr2O7। यहां पर कॉमन क्या है? K2Cr2O7 है। 2:2:7 है। कॉमन क्या है? कहाँ कोई कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। 2 का कॉमन होगा। ऐसे कॉमन लेना है कि सिंपलेस्ट होल नंबर ऐसे माना चाहिए। 2 कॉमन लीजिएगा 3.5 फ्रैक्शन हो जाएगा, राइट? यस सर। तो जो कॉमन कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करें तो वही आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि K2Cr2O7 का इंपेरिकल फार्मूला भी वही होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होगा। क्लियर? यस सर। यस। यहाँ अगर कुछ कॉमन नहीं हो पाए तो उस केस में इंपेरिकल फार्मूला भी वही होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होगा। क्लियर? यस। यस सर। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो जानते ही हैं तो कैसा फार्मूला है? जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक्चुअल एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब आप ही लोग बताइए, ये तो देख लिए इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है? इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन हो सकता है, ये हमको देखना। यानी रिलेशन बिटवीन empirical formula and molecular formula बोला जाए। अभी जो लिए हैं, अगर empirical formula दिया रहे
और जो कॉमन फैक्टर है इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो इंपिरिकल फार्मूला में कॉमन फैक्टर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम यहां से बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फार्मूला, या इंपिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय n हो जाएगा। क्लियर? क्या हो Yes, sir. जाएगा? Yes, sir. मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय n। एक मिनट, तो ध्यान दिया जाए। अब बोला जाए, अगर सपोज कीजिए अगर यहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे और इंपिरिकल फार्मूला पूछे तो आराम से निकाल लेंगे, कॉमन फैक्टर को निकाल कर डिवाइड कर देंगे। लेकिन मान लिया जाए कि इंपिरिकल फार्मूला ही दिया रहे और आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ दे, तो क्या आपको n मालूम रहेगा? No, sir. निकालना n तो मालूम नहीं रहेगा। अगर n को मालूम कर ले और इंपिरिकल फार्मूला अगर n का वैल्यू मालूम कर ले और इंपिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दे तो आराम से मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो n क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय इंपिरिकल फार्मूला। तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो इसके वन मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और जो इंपिरिकल फार्मूला है इसके वन मॉलिक्यूल के मास को लेंगे, इसको बोलेंगे इंपिरिकल Formula फार्मूला, mass. इंपिरिकल फार्मूला मास। तो क्या किया जाए, अगर मॉलिक्यूलर मास में इंपिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा, और n से इंपिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा तो उस केस में मॉलिक्यूलर मास गिवन रहेगा। मॉलिक्यूलर मास गिवन रहेगा। एग्जांपल लेकर हम समझा रहे हैं। ध्यान दिया जाए। अब क्वेश्चन राइज हो रहा है कि हम लोग अगर सपोज कीजिए जो कंपाउंड्स में एलिमेंट्स है अगर उसका परसेंटेज दिया रहे, क्या गिवन रहे? परसेंटेज गिवन रहे या उसका एलिमेंट का रेशियो गिवन रहे, और उस केस में क्या कैलकुलेट करना हो, इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ध्यान दिया जाए। कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टेप्स को ले रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे और वहां से हम इंपिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे। एलिमेंट दिया हुआ है पोटेशियम,
क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके इसका परसेंटेज दिया हुआ है। क्या दिया है? आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड रहेगा इसका परसेंटेज क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। Cr है, क्रोमियम है, ध्यान दिया जाए। जो परसेंटेज दिया हुआ है इसका 26.6%, क्रोमियम का दिया है 35.4% और ऑक्सीजन का दिया है 38.1%। ये दिया हुआ है। अब बोलेगा इंपीरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करें। तो सबसे जो पहला स्टेप है क्वांटिटेटिव एनालिसिस से इसको दिया रहेगा परसेंटेज को। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं, या उसको बोलते हैं एटॉमिक रेशियो। सेकेंड स्टेप में क्या कैलकुलेट किया जाएगा? और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो परसेंटेज गिवन है अगर उसमें हम उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, जो परसेंटेज गिवन है उसमें उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? तो क्या मिल जाएगा? एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। ध्यान दिया जाए। जैसे मान लीजिए आप निकालते हैं ना, जैसे लिए H2O ले लिए, यहाँ 2 एटम्स है तो इसका कितना परसेंटेज होगा? 1 एटम में कितना परसेंटेज होगा? तो परसेंटेज दिया रहेगा, तो 1 एटम का मास एटॉमिक मास होता है, तो डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज ही ना मिलेगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ही ना मिलेगा। तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे? एटॉमिक मास को राइट कर लीजिए। वहां